फाइल करो, तो आपने इनको मुकम्मल अभी के अभी प्रिपेयर करना है, ठीक है? माइंड इज कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, व्हाटएवर यू थिंक यू कैन डू द सेम। रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ, हम अक्सर सोचते हैं इन आवर लाइफ व्हाट हैपेंस, वी फील लाइक ओके यार आई कैन नॉट डू दिस, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू कैन नॉट डू दिस? अब 21 नंबर स्लाइड में, अच्छा तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अच्छा देखो, अब मैं अक्सर क्या करता हूँ, मॉर्निंग में कभी उठना हो ना, पता हो कि सुबह मेरी जहाज पर फ्लाइट है, हाँ अलार्म लगा देंगे, अम्मी को कह देंगे, हम सायों को कह देंगे कि यार अगर मैं ना उठा मेरा दरवाजा तोड़ देना, लेकिन मुझे उठा देना मैं, ठीक है? माइंड बता रहा होगा अच्छा अलार्म लगा लो, अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो। और फिर मजे की बात ये है कि जब जिस सुबह जाना होता है, उस वक्त जो है वो अलार्म की भी जो है जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद उठ के अलार्म बंद कर रहे होते हो। ऐसा वैसे होता है किसी के साथ? उस दिन जो है वो खुद उठ के अलार्म बंद कर देते हैं, वो हम टाइम से उठते हैं। अभी आपको जो फील हो, ये वॉइस डिस्टॉर्शन है किसी तरह? तो हम लोग ना जब अपने माइंड को टास्क देते हैं, अच्छा यार ये तुमने करना है, वो करके दिखाएगा। अभी माइंड से कर दो कि हमने ना फॉर एग्जाम्पल जो है वो इन स्लाइड्स को याद करना है, माइंड बताएगा कैसे कैसे याद हो जाएगा, अभी कभी हो जाएगा। माइंड को नहीं याद करना, वो आपको बताएगा कि अच्छा ये वाले तरीके हैं, इनसे हम जो है वो याद नहीं कर सकता। ठीक है? तो रिमेंबर वन थिंग, आपने अपने माइंड को जो है वो चीजें बतानी है जिनसे आप चीजों को याद कर सकें। ठीक है? आपने चीजों पर फोकस करना है। सो पिछले 40 मिनट में हमने जो चीजें डिस्कस की हैं, अगर वो आपको याद हो चुकी हैं, इट मीन्स इन योर जीके सेक्शन यू आर गोइंग टू कवर ऑल द थिंग्स इन योर एक्चुअल पेपर। तो हमें बस डेडिकेशन चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और मूव ऑन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं 21। ओके जी, ये हमारे पास जो है वो प्रीवियस पेपर में से लिया गया। वंस अगेन ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो कि प्रीवियस पेपर में से लिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को अभी के अभी तैयार करेंगे हम जो है वो। ओके जी, द एनर्जी जनरेशन स्टार, ये सितारे जो होते हैं, सवाल वो आपसे हमेशा ये पूछता है कि इनमें एनर्जी जनरेशन किस किस वजह से होती है? ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लाई। ये जो ये आंसर है, अगर वो लाइट न्यूक्लाई लिख दे तो ठीक है, वरना वो हमेशा ये जो है वो फ्यूजन पे बात करता है। स्टार्स के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लाई की वजह से होती है। ठीक है? अब स्टार के कोर में हो क्या रहा होता है, अंदर हो क्या रहा होता है? हाइड्रोजन न्यूक्लाई कंबाइन टू फॉर्म हीलियम थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ये थोड़ी सी केमिस्ट्री अगर नहीं भी पढ़ी हुई ना, तो इतनी सी लाइन बस याद रखो। ये जो है वो आप सिर्फ, पहली बात ये है कि एनर्जी जो स्टार्स के अंदर जनरेट हो रही होती है फ्यूजन ऑफ लाइट की वजह से हो रही होती है। दूसरी बात, ये जो एनर्जी की फ्यूजन ऑफ लाइट है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है वो क्या करते हैं, मिलते हैं ताकि वो हीलियम को जो है वो हीलियम के साथ मिले और वो प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन का हो सके। ठीक है? इस पर्टिकुलर जो है वो स्लाइड को इतना सिर्फ जो है वो याद रख लें। आपके पास इससे ज्यादा जरूरी नहीं वो चीजें याद रखने की, यही वो क्वेश्चन है जो कि बार बार आए। फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लाई और आपके पास हाइड्रोजन न्यूक्लाई कंबाइन टू फॉर्म हीलियम थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है जी? आई एम श्योर कि जी आपके पास जो है वो ये चीजें क्लियर है। तो 21 स्लाइड पे आई एम श्योर कि ये जो चीजें क्लियर है। तो 21.3 लिखेंगे जिनको ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ये किस तरह से एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, क्या फ्यूजन की वजह से होती है, किसी और रिएक्शन की वजह से होती है, और क्या क्या होता है? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं तो फॉर्म न्यूक्लियाई जो है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ये हमारे पास जो है वो प्रोसेस ग्रेट हो गया। ओके जी, अब हम जो है वो अगली स्लाइड पे चलते हैं, नंबर 22। अच्छा जी, सन जो है वो हमारे पास, अच्छा सन की लोकेशन के बारे में वो पूछता है कि सन कहाँ पे है। अब जी, अगर तो आप सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हो तो वहां पे आप हमेशा बात करोगे कि अप्रोक्सीमेटली एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है? और एक जो क्वेश्चन मेन वो आपसे पूछता है, जिसके वो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है, कि सन के जो है वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि तमाम के तमाम प्लैनेट्स को, दूसरी क्लासिकल बॉडीज जो है उन्हें एक ऑर्बिट में रखते हैं? वो है जी ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है? ग्रेविटेशनल पुल वो आपको दे देता है, दो तीन और एनर्जीज के नाम लिख देता है। आपने याद रखना है कि प्लैनेट्स को, सारी के सारी बॉडीज को ऑर्बिट में रखने वाली जो पावर है वो ग्रेविटेशनल पुल है। ठीक है? इस स्लाइड से तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक, सन जो है वो सेंटर में लोकेटेड है। दूसरे नंबर पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो प्लैनेट्स को, क्लासिकल बॉडीज को जो है वो फोर्स में रखता है। ठीक है? और तीसरे नंबर पे हमारे पास ये सन जो है वो सेंट्रल पोजीशन में होता है। ठीक है?
सन की सेंट्रल पोजीशन होती है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कि ये जितना भी सोलर सिस्टम है ये स्टेबिलिटी में रहे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो 22 नंबर स्लाइड है। तो जिनको ये क्लियर हो चुकी है वो चैट बॉक्स में 22.c यानी कि स्लाइड नंबर 22 में क्लियर है, 22.c लिखेंगे। आयशा तो सबसे पहले हुई, ग्रेट आयशा। 23 पे चलते हैं। ओके, 23 वाली स्लाइड से नाराज हो गई है और नाराज होकर ऊपर चले गई। चलें हम इस पे 23 पे बात करेंगे, पहले हम 24 पे बात करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो है दो हमारे पास फोर्सेस हैं। एक हमारे पास है जी प्लैनेटरी मोशन और दूसरा हमारे पास है ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इनके अंदर जो डिटेल्स हैं वो समझते हैं। देखिए जो प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट आपसे भी पूछा जाता है कि ये मोशन में रहते हैं तो रहते किस वजह से। यही स्टेटमेंट उसने उठा के एज इट इज पेपर में देनी है और यही मैंने प्रीवियस पेपर से उठाई है। द प्लैनेट्स आर केप्ट इन द मोशन इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स बाय ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो तरह से जो है, ठीक है, प्लैनेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होते हैं और सन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटेशनल, अब यहाँ पे देखो अगली लाइन में, द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द सन, जो सूरज की तरफ से पुल है वो है ग्रेविटेशनल पुल। वो क्या करता है जी, वो प्लैनेट्स को इनके ऑर्बिट के अंदर रखता है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। सूरज की जो पुल है वो ग्रेविटेशनल पुल है जो कि इन्हें ऑर्बिट में रखता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो है जो कि काउंटर बैलेंस करता है ग्रेविटी को। दो तरह की फोर्सेस हैं। प्लैनेट जो है वो मोशन में रहती हैं ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। जो सन की तरफ से फोर्स है वो ग्रेविटेशनल पुल है, वो खींचता है ग्रेविटी जो है, और जबकि सेंट्रीफ्यूगल वो है जो कि काउंटर बैलेंस करता है इस ग्रेविटी। ठीक है, ताकि ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं सूरज के अंदर ना जाके टकरा जाए। समझ में आ गई बात आपको। सूरज ग्रेविटेशनल पुल, जबकि हमारे पास दूसरी फोर्स जो है वो हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब थोड़ी सी तकलीफ कर लीजिएगा, ग्रेविटेशनल को सेंट्रीफ्यूगल को जरा बाद में गूगल कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता ये क्या होती है। ये वही फोर्सेज है जो आपने 9वीं में 8वीं में पढ़ा होगा when you were little children, so I'm sure you have gone through these basic details. But the important thing and the important questions that been the part of previous papers, the first thing is that you need to remember the gravitational pull from the sun is important, and the second is centrifugal force that counterbalances the gravity. Okay, so that is the reason the planets, they're preventing them from falling into the sun. Otherwise, there will be a chaotic situation. Otherwise, maybe there will be a catastrophe. All the planets, they are going to strike in one another. Okay, so it is going to happen. So these two forces are very important, and we need to definitely explore some details about these two forces. इनके बारे में हम देखेंगे। तो जी 24.c क्लियर हो चुका है। ग्रेट। अच्छा, नूरुल एन ने कुछ 6 दफा सी लिख दिया है तो उनको ये क्लियर हो चुका है। अच्छा जी 25 पे हमारे पास है जी लूनर इक्लिप्स है। वो क्या होता है जी लूनर इक्लिप्स? हमने अक्सर देखा होगा, बचपन में सुना करते थे चांद जो है, तो चांद की तरफ नहीं देखना वरना अंधे हो जाओगे, लूनर इक्लिप्स अब लगा होगा। तो किसी ने वैसे ऐसी हरकतें की थी जब चांद को जो है ग्रहण लगा और वो फिर भी जाके देखा हो, सुना हमने, सूरज ग्रहण में सूरज की तरफ नहीं देखना वरना अंधे हो जाओगे। और बच्चे जो है वो जानबूझ के देख रहे होते थे, अच्छा ठीक है अंधे हो जाएंगे, चलो देखता हूँ। हमारे कुछ क्लास फेलोज होते तो हम तो स्टिक भी यूज कर लेते, तो अच्छा मैं जब अंधा बन जाऊंगा तो मैं फिर ये वाली स्टिक वो लेके चलूंगा, फिर मैं जानबूझ के उसको मारूंगा कि मुझे नजर नहीं आता। तो कुछ ऐसे वैसे जो है वो होता था। तो लूनर इक्लिप्स, तो ये जिसने बचपन में चांद के साथ ऐसी जातियां की हैं, अब चांद उनके साथ जो है वो डेफिनेटली ये जातियां कह रहा है कि चांद उनको छोड़ेगा। ये लूनर इक्लिप्स जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक बात तो ये है कि लूनर इक्लिप्स हर महीने नहीं होता है। तो वो जो बच्चे जो कहते होते थे ना, इंतजार करते थे कि इस महीने भी चांद मामू आएगा। आपने देखा होगा कि बचपन में ना, आई डोंट नो अबाउट टुडे बट व्हेन आई वाज अ लिटिल चाइल्ड, बिलीव मी, एक जमाना था जब मैं भी बच्चा हुआ करता था, तो हमें ना हम बुजुर्ग ये कहा करते थे चांद मामू जो है ना, ठीक है। तो आई डोंट नो द मदर्स दे आर यूजिंग द सेम स्लैंग टुडे और नॉट, बट एट दैट टाइम द ये जो क्लासिकल बॉडी हुआ करती थी, इसको हमारे मामू रहने का एजाज था। तो मैं ये सोचा करता था जिन दिनों में भी ग्रहण लग जाता था कि मामू को ग्रहण लग गया, तो हमें काफी बुराई हुआ करती थी कि मामू को ग्रहण नहीं लगता। तो एंटीडोट, एक छोटी सी कहानी। तो आपने भी अपनी अम्मियों से अगर ये सुना हो तो आपके भी शायद चांद को ग्रहण ना लगता हो।
हम तो वो बच्चे नहीं थे, एंड हाँ, अब ज़माना बड़ा हो गया। आप लोग जो हैं वो डेफ़िनेटली यू आर डिफरेंट। हम तब की बात बता रहे हैं जब जंग-ए अज़ीम अव्वल हुई थी। तो अब तो ये 100 साल पहले के वाक़यात हैं, तो पुरानी बातें हो गई ना। लूनर इक्लिप्सेस जो हैं क्वेश्चन्स पे आते हैं जी। एक तो हर महीने नहीं होता है, ठीक है? दूसरे नंबर पे जो है क्यों नहीं होता है हर महीने सॉरी? क्योंकि मून का ऑर्बिट हमेशा सेम प्लेन पे नहीं होता है जैसा कि अर्थ का होता है। अगर ये बात नहीं याद हुई, सिर्फ एक बात याद कर लें, एक बात लूनर इक्लिप्सेस जो है वो हर महीने नहीं होती। दूसरी बात जो है, जो चाँद का ऑर्बिट है इज़ टिल्टेड रिलेटिव टू द अर्थ ऑर्बिटल प्लेस। अच्छा, ये बात जो है ये कभी नहीं भूलनी है, ये जो मैंने अंडरलाइन भी की है और आपके सामने हाइलाइट भी किया। ये क्यों होता है? जो चाँद का ऑर्बिटल प्लेन है वो मुड़ जाता है, थोड़ा-सा टिल्टेड होता है रिलेटिव टू द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। अब क्या होता है कि कॉज़िंग द मून टू यूजुअली पास अबव और बिलो द अर्थ शैडो। ये चाँद जो है वो ज़मीन के शैडो से या तो ऊपर या थोड़ा-सा नीचे जो है वो गुज़रता है। अब ये जो मिसअलाइनमेंट होती है, इस मिसअलाइनमेंट की वजह से लूनर इक्लिप्सेस जो है वो हैपन होता है। ये एक पूरा टॉपिक है बाय द वे। लूनर इक्लिप्स क्या है, सोलर इक्लिप्स क्या है, एक अर्थ इक्लिप्स क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। अभी के लिए जो एमसीक्यूज़ जो कि हम देख रहे हैं, आपको याद होना चाहिए कि ये हर महीने नहीं होता। आपको याद होना चाहिए कि मून का ऑर्बिटल प्लेन जो है वो टिल्टेड रिलेटिव टू द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन होता है। ये चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए। और ये जो है वो जब लूनर इक्लिप्स होता है, अर्थ का शैडो जो है, मून क्या होता है, यूजुअली इससे ऊपर या नीचे जो है वो पास करता है। ठीक है? और इस मिसअलाइनमेंट की वजह से जो है वो लूनर इक्लिप्स होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बाकी इसकी पूरी डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं खुद से। लेकिन आपको एमसीक्यूज़ में वो यही पूछेगा और आपको यही पता होना चाहिए। क्लियर? 25.3 सबको क्लियर हो गया? लूनर इक्लिप्स। अगर ये 40 की 40 स्लाइड्स जो हैं वो, बल्कि 48 टू बी वेरी प्रिसाइज़, 48 स्लाइड्स जो हैं वो आपको क्लियर हो जाती हैं, तो आपके पेपर में आपके 10 से 12 मार्क्स कहीं जा रहा है, ठीक है? इनको ध्यान से समझ लीजिएगा प्लीज़। आगे चलते हैं जी, नंबर 26 पे चलते हैं जी। अब हमारे पास है जी, लूनर इक्लिप्स तो है ही है, साथ में अर्थ भी है, सन भी है, मून अलाइनमेंट भी है, इनके कंटेंट है। अब इसको जो है वो देखने की कोशिश करेंगे, बट वंस अगेन हमारा फोकस सिर्फ जो है वो ऑब्जेक्टिव डिटेल्स पे होगा। आपने हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो कि टाइम एंड अगेन पेपर में पूछी जा रही है। लूनर इक्लिप्स जो है वो तब होता है जब हमने देखा, जब अर्थ जो है वो आती है सूरज और चाँद के दरमियान। अच्छा, ये बात आपने कभी नहीं भूलनी और चैट बॉक्स में ना इसको दोबारा अभी कभी लिखोगे। लूनर इक्लिप्स तब होता है जब जो ज़मीन है, जिस पे आप बैठे हो, आप टाँग अड़ाते हो जाके सूरज और चाँद के दरमियान जो होते हैं ना, तो लूनर इक्लिप्स की वजह बनती है। चाँद को ग्रहण तब लगता है जब ज़मीन के जो है वो बाकी जो है वो क्या करते हैं कि अर्थ दरमियान में आ जाती है, ठीक है? लूनर इक्लिप्स जो है वो आप लिखोगे कि व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून, ये लिखोगे व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून, ठीक है? एक दफा लिखोगे, 5 दफा बोलोगे अपने पास ना, वहीं पे बोलोगे जहाँ पे बैठे हुए। लूनर इक्लिप्स हैपन व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून। ये चीजें जो है वो आपने लिखनी है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन, आपने इन अच्छा, आपके पास जो नोटबुक है वहां पे भी एक दफा लिखो इसको, ठीक है? क्योंकि आप लोग अक्सर भूल जाते हो, गलत कर देते हो। अच्छा जी, अब जो ज़मीन है वो क्या करती है इसमें। अच्छा जी, आप सबने तो ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे सब कुछ चाँद में भेजना शुरू कर दिया। ग्रेट, एक्सीलेंट। अच्छा जी, ड्यूरिंग ए लूनर इक्लिप्स द अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट। अब जो है वो चूँकि ज़मीन आ जाती है, वो रास्ता बंद कर देती है। अब क्या होता है, द मून जो है वो हमारे पास रेडिश या डार्कन दिखाई देता है। अब जी मून का कलर क्या हो जाता है, वो रेडिश या डार्कन हो जाता है, ये नहीं भूलना। पहला इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है, दूसरा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, ठीक है? ये हमारे पास जो है, जब ये चीजें होती हैं तो फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना होता है, उसे हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। जिनको जिनको ये बात समझ में आ गई है वो चैट बॉक्स में 26.3 लिखते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये 26वें नंबर पे जो पॉइंट्स हैं आपको याद हो जाए। हर स्लाइड में हमारे पास 3 जो है वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। 30 स्लाइड करेंगे तो इट मीन्स हम 90 के करीब वो ऑब्जेक्टिव समझ चुके होंगे जो कि पेपरों में आ चुका है। 27 पे चलते हैं जी। अब की दफा कनाडा जो सबसे ज्यादा पीआर देता है, और कनाडा के बारे में आई एम श्योर कि बाकी डिटेल्स भी आपको पता होंगी, बहुत बड़ा रकबे में अमेरिका के साथ है वगैरह वगैरह। कनाडा की जो पर्सन था जिसने पहली दफा स्पेस वॉक किया था, स्पेस रीच नहीं किया था। याद रखेंगे पेपर में आता है स्पेस वॉक या स्पेस रीच, पहुंचा या चला।
जैसे हमने चाइना का देखा था, तो कुछ कह रहे थे कि नहीं वो तो दूसरे हैं, वो रही जो है वो कब था, वो या यही जो है वो कब था, ठीक है। तो स्पेस वॉक से ये क्रिस हैडफील्ड हैं। क्रिस हैडफील्ड जो हैं, ये वो पहले कनाडा के पर्सन थे जिन्होंने 22 अप्रैल 2001 को, ठीक है, 2001 में, जब आप वो बात कर रहे थे 9/11 के, 2001 2001 में जो है ये जाते हैं जी क्रिस हैडफील्ड हैं। वो मुश्किल काम नहीं है, सारे के सारे स्लाइड में ना दो चार नाम अगर याद करने पड़ जाएंगे, कनाडा का बंदा था क्रिस हैडफील्ड के बारे में, क्रिस जो है वो याद, अगर आपको क्रिस गेल नाम याद हो सकता है ना, तो क्रिस हैडफील्ड भी याद हो सकता है अगर आप ध्यान से करना चाहो, ठीक है। क्रिस हैडफील्ड जो है वो पहला कैनेडियन कैनेडियन पर्सन था, वॉक किया अप्रैल 22 2001 में। और इसका जो मिशन था, वो इस मिशन का क्या नाम था, एसपीएस 100 मिशन। इस मिशन का नाम था एसपीएस 100 मिशन, ये भी नहीं भूलना। पहले कौन था जी, कैनेडियन कौन था, क्रिस हेडफील्ड था। कब गया था, अप्रैल 22 2001। ड्यूरिंग मिशन का क्या नाम था, उस स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम था, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। एसपीएस 100 मिशन था वो हमारे पास। ये इसकी स्पेसक्राफ्ट का नाम है, इसके मिशन का भी नाम है, ठीक है। ये बेसिकली मेंबर था आईएसएस क्रू का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू जो है वो। इसको गूगल करके देखिएगा, आपको डिटेल्स पता चलेंगे कि ये क्रू क्या होता है। इसके बारे में क्वेश्चन कभी नहीं आया अलबत्ता, लेकिन वैसे ही इंटरेस्ट के लिए आप ना इसको देखिएगा। जो क्वेश्चन है वो कैनेडियन स्पेस हेडफील्ड, इसकी डेट और इसके मिशन जो है वो एसएस 100 मिशन के बारे में आया। तो जी 27.6 क्लियर हो गए यहाँ तक, ग्रेट हो गया जी। 28 हमारे पास 4 मिनट बाकी हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन 4 मिनट में कुछ ना कुछ चीजें जो है वो सीखने की कोशिश करें। अच्छा जी, क्यूबा आ जाता है हमारे पास। मैंने बताया था कि जैसे ऐसे कंट्रीज में से कुछ नाम है, इन दो चार नामों को जो है वो याद रखने के लिए एक टेक्निक यही होती है कि पूरे का पूरा नाम नहीं याद होता। क्यूबा लिखो, क्यूबा के आगे अर्नाल्डो का नाम लिख लो, वो 2-3 दफा लिखो, ठीक है। कि जो हमारे पास क्यूबा से अर्नाल्डो जो है वो नहीं याद होता, टैमियो मेंडिस नहीं याद करो, ठीक है। अभी देखो ये ट्रैवल किया था इसने, ठीक है, ये जरूर देख लेना कि ट्रैवल था, ये स्पेस वॉक था। अर्नाल्डो जो है वो ये वो पर्सन था जिसने ट्रैवल किया था, फर्स्ट ह्यूमन था जिसने स्पेस के अंदर जो है वो ट्रैवल किया था। और कब किया था, सितंबर 18 1980 में, ठीक है। इसने जो है वो क्या किया था, वो इसने ट्रैवल किया था। ये अरसलान साहब ने कहा कि अर्नाल्डो को टमाटो केचप खिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यूबा जो है वो, क्यूबा की टमाटो केचप बड़ी मशहूर है। यानी कि क्यूबा का रहने वाला अर्नाल्डो टमायो है, ठीक है। पेपर में कभी आए तो ये टमाटो केचप याद रखिएगा कि क्यूबा की टमाटो केचप बड़ी फेमस है, तो इसलिए अर्नाल्डो टमायो जो है वो आपको याद रहेगा। अब अर्नाल्डो टमायो जो है वो ये कब से केचप मशहूर है इसकी, सितंबर 18 1980 से जो है, ठीक है। तो ये जो है वो, और इसके स्पेस क्राफ्ट का क्या नाम था, सोयुज 38 जो है वो स्पेस क्राफ्ट का नाम था, ठीक है जी। ये जी हमारे पास जो है वो 4 डिटेल्स हैं जिनको आपने याद रखना है। तो जी 28 डन हो गया, स्लाइड 28 क्लियर। ओके जी, अब हमारे पास ये स्लाइड 28 है। 29 हमारा टाइम खत्म हो गया एक्चुअली ना। आई विश हम इसको मजीद कंप्लीट कर पाते। 29 है हमारे पास, 30 है, 31 है, और देन हमारे पास अर्थ की रोटेशन है, किस तरफ से होती है, फिर मून का मास है, अर्थ से कितना छोटा है, उसको एक्सप्लेन किया मैंने। इवनिंग स्टार क्या है, किसके साथ से होता है, कौन कौन से इवनिंग स्टार्स हैं, किस किस को कहा जाता है, यूरेनस क्या है, उसका जो है वो कितना ऑर्बिटल पीरियड होता है, ठीक है। ये काइंडली इस पर ना लिखिए, मुझे पता है आप लिख सकते हैं, मैंने खुद ही जो है वो ना तो ऑन किया हुआ है, बाजू का देखना पड़ जाता है, लेकिन प्लीज अभी अपना लिखिए। अच्छा जी, जुपिटर है, सैटेलाइट्स क्या हैं, किस किस तरह से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम अपनी कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। लाइट ईयर क्या है, वो जो हमने कल डिस्कस किया था, 1 लाइट ईयर कितने होते हैं, और पेपर में कितने कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। अर्थ का एलिप्टिकल शेप से क्या मुराद होता है, सोलर इक्लिप्स क्या है, फुल मून डे क्या है, ये कब होता है, ज़ोडिक साइंस क्या है, ये कौन कौन से साइंस होते हैं। इसके अलावा लूनर इक्लिप्स जो है वो होता है, तो फुल मून डे क्या है, फुल सन डे क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो स्मार्ट वन कंटेंट क्या है, कौन कौन से जो है वो अभी तक मिशन गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन मून लैंडिंग जो है वो कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन था, ठीक है। सारी की सारी ये चीजें हैं। स्टार्ट ऑफ स्पेस एज कब से हुई, स्पुतनिक 1 क्या थी, मार्स मिशन क्या था, ऑपरेशन पाथ फाइंडर क्या था, फर्स्ट मलेशियन स्पेस में जो है वो कौन गया था, फर्स्ट ह्यूमन जो है वो स्पेस में जो है वो कौन गया था, उसका क्या नाम था,
फर्स्ट सऊदी अरेबिया कौन से था और पाकिस्तानी जो है वो उसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ समथिंग अबाउट टुडे। आज के लिए हम जो है वो यही सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। ये याद रखें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है वो हेल्प आउट करेंगी बहुत ज़्यादा आपके अपकमिंग पेपर्स में। और अपकमिंग पेपर में जो है वो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपने जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, इन क्वेश्चंस को जस्ट आप जो है सिर्फ देख रहे हो एंड यू आर नॉट प्रिपेयरिंग दीज़ क्वेश्चंस, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको प्रैक्टिस करेंगे, टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ से कोई चीज़ नहीं आती है उसको आप डेफिनिटली डिस्कस भी कर सकते हो। बट जनरल साइंस में यही वो चीज़ें हैं जो कि टाइम एंड अगेन आ रही हैं। तो दैट इज़ समथिंग फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। बेहद शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने क्लास को जॉइन किया। जो क्लासेस हमारी इम्पोर्टेंट होती हैं, मेरा ये मानना है कि जो इल्म होता है वो सदका जारिया होता है, इसे फैलाना भी चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो सामने हाल नहीं है, लेकिन हम अपनी क्लासेस में जो इंतहाई इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, उनमें हर एक को शिरकत की दावत देते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन टाइम एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको कुछ फ़ायदा हो सके, आप इनसे लर्न कर सकें, ठीक है? फर्दरमोर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कक्षा ऑनवर्ड उनके साथ बाकी क्लासेस डिस्कस होंगे, बाकी चीज़ें हम चलेंगे। जनरल साइंस में हम यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे, यूनिवर्स के बाद हम अर्थ को डिस्कस करेंगे, कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस को देखेंगे, टर्म्स को, 7 कॉन्टिनेंट्स को, नोटेबल प्लेट्यूज को, माउंटेन पासेस को, बॉर्डर लाइन्स को, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को, नोटेबल प्लेन्स को, डेजर्ट्स कौन से हैं, लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन सी हैं, नोटेबल माउंटेन्स कौन-कौन से हैं, अर्थ पे कौन-कौन से हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास जो हैं वो फेमस हैं, ओशंस कौन से हैं, सीज़ क्या हैं, आइलैंड क्या हैं, गल्फ्स क्या हैं, बीच क्या हैं, स्ट्रेट्स क्या हैं, सी पोर्ट्स क्या हैं, रिवर्स, कैनाल्स, डैम, टेरिटरीज़, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा डिस्कशन का हिस्सा रहेगी। 2 वीक्स अगले ऐसे ही हम चलेंगे और इनमें वाटरफॉल्स, ग्लेशियर्स, लेक्स, वोल्केनोज़, कंट्रीज़ के कैपिटल, करेंसीज़, इन्फॉर्मेशंस, इन तमाम को डिस्कस करेंगे और इन पर्टिकुलर जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं हमारे पास, उनके बारे में, उनकी इंडिपेंडेंस डेज और बाकी चीज़ें जो हैं, उनके नेशनल फ्लैग्स जो हैं, वो पोएट्स, ट्रीज, एजेंसीज वगैरह इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो होप टू सी ऑल ऑफ यू। हम सब जो हैं वो इन्हें देखें। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कल की क्लास के बाद चूँकि हम 48 जो है वो स्लाइड्स अपनी मुकम्मल नहीं कर सके, कल की स्लाइड के बाद क्विज़ भी होगा, उस क्विज़ को अटेंड कीजिएगा। लिज़ जी, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप सबका बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखें जी एंड होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। किसी अगली क्लास में कभी फिर मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ जी। खुदा हाफ़िज़।